गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर उप समाजशास्त्रों का परिचय के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पर्यावरणीय समस्याएं क्यों हुई नगरों के अंदर? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो गई, जनसंख्या का घनत्व बहुत बढ़ गया, जिससे अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। पर्यावरणीय समस्याओं से सामाजिक व आर्थिक, पर्यावरण निर्धनता, प्रदूषण, मानवीय विकास, इन सब का जो संतुलन था वो बिगड़ गया। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, आवास, पेयजल, पर्याप्त आय आदि पर बल दिया जाने लगा। इसी प्रकार स्थायी सामाजिक विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा विकास पर उचित व पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। तो पर्यावरण की समस्याओं से पहले हम सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ समझते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा में पर्यावरण जैसे कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी चारों ओर से घेरने वाला पर्यावरण होता है। पर्यावरण का अर्थ जल, वायु, पहाड़, मरुस्थल, पेड़ पौधे, नदियों आदि से लगाया जा सकता है। तो जो कुछ हमारे चारों ओर दिखाई देता है या जिनका हम अनुभव करते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल, नदी, वायु, अनेक प्राकृतिक वस्तुएं आदि पर्यावरण कहलाती है। ईजे रास के अनुसार पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसी प्रकार हर्कोवेस्ट्रिक्स ने इसकी परिभाषा दी थी, पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार प्रदूषण का यदि हम अर्थ करें तो पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, थल, नभ, वायु आदि के जो घटक हैं उन सभी के जो रासायनिक और जैविक गुणों में जब परिवर्तन होता है तो वह कहलाता है प्रदूषण। पर्यावरण के अंगों जैसे भूमि, जल, वायु आदि के शुद्ध स्वरूपों में अगर बाहर के ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण हो जाता है जिससे कि उसकी मूल विशेषता एवं उसकी जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आ जाती है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण जल में गंदगी, सूक्ष्म जीवाणु, मैलापन आदि के कारण प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण इसके ही कारण होता है। इसी प्रकार जल प्रदूषण के साथ साथ जैसे वायु में अनेक गैसों का प्रवेश हो जाता है तो उसे गैसीय प्रदूषण कहा जाता है। इसी प्रकार भूमि में अनेक प्रदूषण हो जाते हैं तो उसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। मतलब सारांश में यदि हम कहें तो पर्यावरण के प्रमुख घटकों जैसे जल, थल, नाभि, वायु आदि में जब परिवर्तन होता है, आदि में उनके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार मानव व मानव समाज का संबंध जल, वायु, भूमि, ध्वनि एवं परमाणु के विखंडन से होता है। इन पर्यावरण के घटकों में अगर प्रदूषण होता है तो इसने दुष्प्रभाव से मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा सामाजिक विकास के स्थान पर विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। इस प्रकार जो प्रदूषण होता है वो स्थानीय स्तर पर भी प्रदूषण होता है, जैसे जल प्रदूषण हो गया, शुद्ध पेयजल का प्रभाव हो गया, गंदे पानी के जमा होने व निकास की व्यवस्था का अभाव होता है, रुके हुए पानी में मक्खी मच्छर की वृद्धि हो जाती है, नगरों में प्रतिदिन कूड़ा करकट का जमाव होता है, सफाई का अभाव होता है, लकड़ी के चूल्हों से पैदा हुए धुआं से घरों में वायु प्रदूषण होता है जिससे कि बच्चों व स्त्री व पुरुषों का स्वास्थ्य है वो असंतुलित हो जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण की बात करें तो इसमें नदी प्रदूषण हो गया, मिट्टी का कटाव, मिट्टी में लवणता व क्षारीयता में वृद्धि, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग विशेष रूप से रासायनिक उद्योग, वृक्षों का विनाश, मरुस्थलीयकरण आदि इन सब के कारण प्रदूषणों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि होती है। एक होता है भूमंडलीय पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमा होने से भूमंडल में उष्णीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे ग्रीन हाउस उष्णीकरण के बढ़ने का प्रमुख कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना है। उष्णीकरण से जल में परिवर्तन होता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसी प्रकार भूमंडलीय स्थल के प्रदूषण में ओजोन परत का ह्रास हो जाता है। ओजोन की परत के क्षय से सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वृद्धि हो जाती है और
चर्म रोग जैसे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार भूमंडलीय प्रदूषण जैविक विविधता का ह्रास हो जाता है। मानव अपने भोजन, दवा, कृषि, औद्योगिक जो उत्पादन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है। ये विभिन्न जीव व वनस्पति अपने पारिस्थितिकी पर्यावरण में फलते फूलते रहते हैं, लेकिन स्वार्थी मानव इन सभी जीवों एवं वनस्पतियों का विनाश करता जा रहा है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने स्तर पर इन सबको डिस्टर्ब करता जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार की। तो पर्यावरण में अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, परमाणु विखंडन या नाभिकीय प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषण, सबसे पहले जल प्रदूषण की बात करते हैं। जल सभी जीवों के लिए अत्यधिक आवश्यक है, जैसे जल ही जीवन होता है ना। तो जल में क्या होता है, एक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को वहन करने का भी कार्य करते हैं, और जल के अभाव में मनुष्य कुछ ही दिन जीवित रह सकता है। तो स्वच्छ जल के अभाव में किसी प्राणी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल खेती में, भोजन पकाने में, कल कारखानों में, विद्युत का उत्पादन करने में, वायु अनुकालित यंत्रों में, दमकलों में जल की प्राथमिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जलमग्न है और कुल संपदा का जल का 93% जो है वो खारा पानी है, जो समुद्रों में मिलता है। खारा पानी है, वो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है, वो यूज़लेस है। और सिर्फ 3% भाग है वो मानव के लिए उपयोगी है। उसमें से भी 0.6% तो जलही स्रोतों में उपलब्ध है, और 2.4 जो है वो जल के जो भूमि के अंतर्गत है, यानी भूमिगत पानी है और वाष्प के रूप में होता है। इस प्रकार जल की जो थोड़ी सी मात्रा होती है वो हमारे पीने के लिए उपयोगी होती है। इसी जल का हम उपयोग सिंचाई में, नहाने धोने में, कल कारखानों में तथा उद्योगों में भी हम इसी जल का काम लेते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर जल बहुत अधिक है, लेकिन यूज़फुल जो जल है, यूज़फुल जो पानी है, वो हमारे लिए सिर्फ 0.6% है। इसी प्रकार हम जल के भौतिक गुण की बात करें तो जल एक द्रवहीन रंगहीन द्रव्य होता है, जिसमें घुलनशीलता अधिक होती है। शुद्ध जल में 2 भाग हाइड्रोजन के होते हैं और 1 भाग ऑक्सीजन के होते हैं। वर्षा के जल में भी वायुमंडल की ऊपरी जो सतह जैसे गैस हो गए, धूल के कण हो गए, ये सब मिक्स होकर आते हैं, है ना, जो कि अशुद्धि युक्त होता है, क्योंकि मानव के लिए तो अशुद्धि रहित पानी होना चाहिए, वो मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है। तो ये रासायनिक तत्व जल को ताज़ा रखते हैं। इसमें किसी जल में अवांछनीय तत्वों के मिलने की संभावना नहीं होती, तो उसे हम शुद्ध व सुरक्षित संसाधनों में रखा जाता है। जिस जल में सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया आदि होते हैं, उसे हम प्रदूषित जल बोलते हैं। जब जल में प्रदूषण तत्व मिल जाते हैं, जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, तो उस जल को हम प्रदूषित जल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की परिभाषा एवं अर्थ की। तो प्राकृतिक जल जिसमें अवांछनीय बाह्य पदार्थों का प्रवेश होता है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में अवनति आती जा रही। जब जल में ऐसे बाहरी पदार्थ या लवण मिल जाते हैं, तो जल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देते हैं और जल की उपयोगिता भी कम हो जाती है। इसे जल प्रदूषण कहा जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब जल में भौतिक एवं मानवीय कारणों से कोई बाह्य पदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक व नैसर्गिक गुण में परिवर्तन लाते हैं और जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। अब है जल प्रदूषण के कारण। तो जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में पहला कारण है मानव के दैनिक कार्य, जैसे नहाना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, पानी के स्रोतों के पास मल मूत्र विसर्जन करना, सीवरेज नालियों का शुद्ध जल में छोड़ना, औद्योगिक अपशिष्टकरण होता है, बड़े बड़े उद्योगों के लिए उपयोग, जल में विभिन्न लवण, अम्ल, क्षार, गैसें, रसायन घुल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नदियों, तालाबों, झीलों आदि को प्रदूषित कर देते हैं। इसी प्रकार कृषि रसायन हो गया, कीटनाशी रसायन हो गया, खनिज तेल हो गए, ये सब भी जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। अब बात करते हैं हम जल प्रदूषक के प्रमुख प्रदूषक एवं दुष्प्रभावों की। तो जल के जो प्रमुख प्रदूषक होते हैं उसके अंतर्गत
बहुत सारे जैसे फ्लोराइड मिला हुआ होता है, सीसा लेड होता है, सीसा जस्ता होता है, तो ये सब क्या करते हैं, फिनॉल होता है, सोडियम होता है, नाइट्रेट होता है, तो ये सब जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे बहुत सारी मानवीय शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गुर्दे खराब हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, गर्भपात हो जाता है, फिनॉल से सिर में दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है, कम दिखाई देना, कम सुनना, गुर्दे व हड्डियों में क्लोरोप्लाज्मिक जहर जमा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस हो जाता है, ये सारी बीमारी जल प्रदूषण से ही होती है। भारत में जल प्रदूषण की स्थिति की बात करते हैं तो भारत में जल का 70% जो जल है वो प्रदूषित है, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों में फैक्ट्रियों का पानी छोड़ा जाता है। जैसे हमारे बीच में गंगा को साफ़ करने की बात आई थी, तो गंगा एक शुद्धतम नदी है, लेकिन आज उसे जगह जगह उसके अंदर गंदगी छोड़कर उसको प्रदूषित कर रहे हैं, और अब उसमें गंगा को स्वच्छ करने की दोबारा से मुहिम शुरू कर दी है। जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय तो वही है कि हमें औद्योगिक केंद्रों का अपशिष्ट हुआ, गंदगी हुई, मलमूत्र हुआ, इन सबको जलाशयों में नहीं मिलाना चाहिए। नदी आदि कुओं का दीवार बनाकर उसकी वहाँ गंदगी सुरक्षित रखनी चाहिए, है ना, गंदगी से सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार कुओं, नदियों, तालाबों, जलाशयों के आसपास नहाने धोने आदि के प्रतिबंध लगाना चाहिए। मछलियों का पालन को प्रोत्साहित करना चाहिए। पीने पानी के स्रोतों को ढककर रखना चाहिए। समाज व जल संसाधन में शिक्षा द्वारा जल प्रदूषण के खतरों द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से उसका ऑक्सीकरण करना चाहिए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाई गई है। बात करते हैं हम वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा की बात करें तो वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें बाह्य वातावरण में मनुष्य एवं उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में विद्यमान रहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण है प्राकृतिक कारण, मनुष्य कारण हो गए। प्राकृतिक कारण जैसे गैस, तेज हवाओं से उड़ने वाली धूल, मिट्टी के कण आदि के कारण वायु प्रदूषित हो जाता है। मनुष्य के द्वारा ईंधन, वाहनों, विषैली गैसों, औद्योगिक अपशिष्ट, नाभिकीय विस्फोट आदि के कारण हो जाता है। वायवीय प्रदूषण के स्रोत जैसे घर में लकड़ी, गोबर, कृषि कचरे से उत्पन्न हुआ, कृषि के अंतर्गत कीटनाशकों का छिड़काव, जीवनाशी रसायनों के कारण, व्यक्तियों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के कारण, औद्योगिक केंद्रों के द्वारा, वाहनों के द्वारा, इन सब के कारण वायु प्रदूषण होता है। इस प्रकार वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव जैसे जो हमारी वायु है, वाहनों से निकलने वाला भयंकर एक गैस पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार रासायनिक उद्योग से निकलने वाली वाष्प, एल्युमिनियम सुपरफास्फेट के कारखाने, कल कारखानों से निकलने वाली वाष्प आदि प्रदूषण भी करती है। और इसके उपाय वही हैं कि हमें कल कारखानों में ऊंचाई पर चिमनियाँ रखनी चाहिए, जिससे कि निकलने वाला धुआं धूल कणों का अवशोषण कर सके, और कारखानों में विषैली गैसों के आसपास जो विषैली गैसें हैं उससे वहाँ के आसपास के जो लोग रह रहे हैं वहाँ वो सुनिश्चित रूप से रह सकें। श्रमिकों, मजदूरों आदि को प्रदूषण से तत्काल बचाव हेतु दीर्घ अवधि वाली सुरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए। शहरों व्यक्तियों को जो घनी आबादी है वहाँ से दूर बसावट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्रोत हैं जिससे हम हमारे नगरों, गाँव को, या फिर नगरों में जहाँ घनी आबादी है, जनसंख्या अधिक है, वहाँ आप उसको सुरक्षित रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रदूषण की बात करते हैं। थैंक यू।